चलिए, Bismillahirrahmanirrahim and welcome back. Family members are the vital links in the transition from hospital to home care. Transition क्या है कि मरीज को जब आप हॉस्पिटल फैमिली मेंबर्स लेके आते हैं, फिर उसको घर लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो ये उनके साथ इन्वॉल्व होता है। हाँ, हॉस्पिटल टू होम केयर, हॉस्पिटल में भी उनके साथ केयर में इन्वॉल्व होते हैं, होम में भी। तो मरीज की हालत में जो चेंजेस आ जाते हैं ना, हाँ, यानी एक बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज फिर आगे जाके घर में जो है ना वो घूमता फिरता है, ये जो ट्रांजिशन इसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये वाइटल लिंक्स है। फैमिलीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो फैमिलीज को इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो घर पे जाके यही फैमिली मेंबर उनके साथ होंगे। फैमिली इज एनी पर्सन हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट्स लाइफ। और फैमिली को हम उस बंदे को कहते हैं जो फैमिली के लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व हो और कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करें। लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट, द क्लिनिकल साइट, पेशेंट असेसमेंट, यानी पेशेंट को असेस किया जाए, ये लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट। इंडिविजुअल टीचिंग उनको दी जाए। सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, ये उनकी लर्निंग नीड है कि उनको पता चले इस चीज का, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा मेडिकल जो इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, फॉर एग्जांपल डाइट एंड न्यूट्रिशन। रिहेबिलिटेशन में आपके एक्सरसाइज आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन में अगर मरीज पड़ा हुआ है तो उनको रिस्टोर करने को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज के जो साथ वो भी इनको रिस्टोर करने को रिहेबिलिटेशन, इंक्लूडिंग योर फिजियोथेरेपी, योर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। पेन मैनेजमेंट, पेन से उनको निजात हो। पर्सनल हाइजीन, वो साफ सुथरा रहें। साइकोसोशल, मतलब साइकोलॉजिकली भी ठीक हो और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हो, इसको साइकोसोशल कहते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज, हाँ, कम्युनिटी रिसोर्सेज में कम्युनिटी के उनके जो ना वो लोग हैं, उनके जो एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज वो कर सके। हाँ, ये भी उनका राइट है, ये लर्निंग नीड्स है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आपके हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, बीएचयू भी आ सकता है, वहाँ के जो हेल्थ वर्कर है वो भी आ सकते हैं। हाँ, जो भी रिसोर्सेज हैं वो उस अहल हो, उनको लर्निंग हो कि ये रिसोर्सेज मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। पेशेंट राइट्स, पेशेंट के जो हुकूक हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेशेंट को खुद करना चाहिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। एंड फॉलो अप केयर, और फॉलो अप केयर के बारे में उनको पता है कि कब आना है, किस वक्त आना है, ये भी उनको पता होना चाहिए। पेशेंट टीचिंग, पेशेंट एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच हेल्थ प्रोफेशनल एंड अदर impart information to patients and their caregivers that will alter their health behaviors or improve their health status. तो पेशेंट एजुकेशन ये एक प्रोसेस है बाय विच हेल्थ प्रोफेशनल एंड अदर्स इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल या दूसरे इंफॉर्मेशन देते हैं, इम्पार्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो पेशेंट एंड अदर देयर केयर गिवर्स, मरीजों को और उनके साथ जो अटेंडेंट है, दैट विल अल्टर देयर हेल्थ बिहेवियर्स आर इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस। जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, हेल्थ बिहेवियर, और उनके सेहत में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़रूरी है। पेशेंट टीचिंग, नर्स कैन इन परफॉर्म पेशेंट टीचिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो एज अ प्रोफेशनल आपको चाहिए कि आप परफॉर्म करें पेशेंट टीचिंग जब उनको और जैसे उनको ज़रूरत हो, यानी रिक्वायर्ड हो, जब और जैसे उनको ज़रूरत हो। दिस कुड बी मोर फ्रूटफुल इफ इट इज प्लान प्रॉपरली आफ्टर द असेसमेंट। नर्स अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, हिज परसेप्शन अबाउट हेल्थ, इलनेस, हिज डिजीज कंडीशन एंड ओवरऑल हिज नॉलेज। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उस वक्त ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है आपके टीचिंग
कि अगर ये प्लान किया जाए प्रॉपरली आफ्टर द असेसमेंट, आपने पूरी तरह पेशेंट को असेस कर लिया, उनके नीड्स को आपने जाना कि फेल्ट नीड्स उनके क्या है, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। नर्स अंडरस्टैंड द क्लाइंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनको तालीमी लेवल का पता चले, आया कोई तालीम है कि नहीं है, उसके थिंकिंग का पता चले, क्योंकि आज आप पूछेंगे आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, हाँ, तो आपको थिंकिंग का पता चल जाता है अबाउट हेल्थ, इलनेस, डिजीज के मुतालिक जो कंडीशन है, और ओवरऑल नॉलेज के बारे में जो है ना, आपने अगर प्लान करें इन तमाम चीज़ों के मुताबिक तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, इसका बड़ा असर हो सकता है। नर्स शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर एक्सीडेंटल हेल्थ टीचिंग to the patient depending on the situation and the need and the incident. You as a professional should always be ready for incidental health teaching to the patient depending on the situation and the need and the incident. Incident क्या है? Anything that is documented. For example, आपसे गलती हो गई और आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, ये इंसिडेंट है। पेशेंट जो है वो बेड से गिरा और आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, दैट इज इंसिडेंट, कि कौन सा इंसिडेंट हुआ है, ये देखिए ये हमने लिखा है फ्ला फ्ला वक्त में फ्ला काम हुआ था, तो ये इंसिडेंट कहलाता है। Purposes of patient teaching, the three main purposes of patient education are to maintain and promote health, prevent illness, restore the patient's health, teach the patient how to cope with their condition. So in order to fulfill these goals, if it is the responsibility of the nurse to educate the patient appropriately and successfully in order to receive understanding from the patient, to do so, there are some imperative, important components the nurse needs to consider before following through with the teaching process. ये कहते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो एक नर्स एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेशेंट को अप्रोप्रिएटली और सक्सेसफुली जो है ना वो एजुकेट करें, इस मकसद के लिए कि आप पेशेंट से जो है वो अंडरस्टैंडिंग रिसीव करें, मतलब उनको समझ में आ गया हो। टू डू सो देयर आर सम इम्पेरेटिव कंपोनेंट्स, इस तरह करने के लिए कि पेशेंट को आप समझाएं, कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं विच नीड्स टू बी कंसिडर बिफोर डूइंग द टीचिंग प्रोसेस, जो आपके लिए ज़रूरी है कि टीचिंग से पहले आप उसको कंसिडर करें। एक तो प्री रिक्विजिट्स हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ पेशेंट एजुकेशन, उनका तालीमी लेवल मालूम करें। बिफोर इवन स्टार्टिंग टू एजुकेट द पेशेंट, द नर्स मस्ट ऑलवेज असिस्ट द पेशेंट टू सी what type of environment will be most beneficial for them and factors that may interfere, कि कौन सा environment मरीज के लिए बेनिफिशियल होगा और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं। Another component to consider about the environment is appropriate lighting, temperature and furniture. Furniture, temperature, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, और प्रॉपर लाइटिंग हो, उसको दिखाई दे, तो ये एनवायरनमेंट में आपका होना चाहिए। Along with comfort, it is important to always assist the patient for any pain before proceeding. क्योंकि मरीज को अगर दर्द है वो आपको सुनेगा भी नहीं, उनका पेन लेवल मालूम करे, कोई बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन किलर दे दे, जब तक वो कंफर्ट फील नहीं करेगा तब तक आप उनको टीचिंग स्टार्ट ही ना करें। पेन वुड इंटरफेयर विद माई पेशेंट नेसेसरी लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू परफॉर्म लर्न स्किल and distract them from the learning material. Also, she should be well rested in order to stay alert and fully engaged in discussion for maximum learning. The patient should always be assessed for coordination and sensory acuity as well in order for them to perform certain motor skills and receive and respond to messages being taught. Lastly, the nurse must take into consideration their condition and how it may interfere with the learning process. ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंट टीचिंग, आपको इम्पॉर्टेंस का पता हो कि ये जो टीचिंग कर रहे हैं इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पेशेंट एजुकेशन enables patient to assume better responsibility for their own health care, improving patient's ability to manage acute and chronic disorders. तो पेशेंट एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है कि पेशेंट एजुकेशन इस काबिल बना दे मरीज को to assume better responsibility for their own health care, कि वो ये जिम्मेदारी ले लें कि घर में वापस जाने के बाद मैं अपनी सेहत का खुद ख्याल रखूंगा, जो चीज़ें आपने बताई है। Improving patient's ability to manage acute and chronic disorder, और अगर इस तरह के chronic और acute disorder हो
और आपने टीचिंग इतनी मुअस्सर दी हुई हो कि वो फिर इसको मैनेज कर सके अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड टू द पेशेंट. Patient education attracts patient to the provider and increases patient satisfaction with their care, while at the same time decreasing the provider risk of liability, जो responsibility होती है. Patient education attracts patient to the provider. अगर आप अच्छी तालीम दे रहे हैं ना तो ये याद रखें पेशेंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा. एंड इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद देयर केयर, और पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाती है. मतलब वो कहता है कि वाकई यार यहाँ पर तो लोग हैं और उन्होंने मुझे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया और इंशाल्लाह मैं अभी ठीक हो जाऊंगा इस पर अमल करने के बाद. while at the same time decreasing the provider risk of liability, जो आपकी लाइबिलिटी है उसके रिस्क को जो है ना वो डिक्रीज भी दे देते हैं. मतलब आपकी टीचिंग जो है ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है. ठीक है जी, तो आपने टाइम भी दिया और टाइम का आपके जो है ना कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो इस तरह की टीचिंग नहीं होनी चाहिए. Importance of patient teaching. Patient education promotes patient-centered care as a result, patient active involvement in their plan of care. टीचिंग करने के बाद अगर पेशेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ना केयर में, तो इसका मतलब है कि टीचिंग का असर है. Patient education increases adherence to medication and treatment regimen, leading to a more efficient and cost-effective healthcare delivery system. आपने उनको दवाइयों के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि यार वक्त पे ये खाएंगे तो इस तरह रिकवरी होगी. और फिर जब आप कहें या ना कहें, मरीज खुद कहे कि मेरे दवाई का टाइम हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग जो है ना वो इफेक्टिव है. Patient education minimizes the individual independence with home exercises, programs and activities that promote independence and activities of daily living as well as continuity of care. कभी कभार आप पेशेंट को इतना अच्छा टीचिंग दे देते हैं, क्यों कहते हैं कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे सिखाया है वैसे मैं करूँगा, तो वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद कर सकें. एंड दैट इज a result of good teaching. Process of patient teaching education. The process of patient teaching refers to the step you follow to provide teaching and to measure learning. हाँ, जो प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग का, पेशेंट रेफर्स टू द स्टेप्स यू फॉलो टू प्रोवाइड टीचिंग. सो दीज आर द स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं? असेसिंग लर्निंग नीड्स. सबसे पहले आप लर्निंग नीड्स असेस करेंगे. डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे. प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग. फिर आप प्लान करेंगे आपको क्या क्या इंटरवेंशन करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इनको एक्शन में लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. और फिर इवालुएट करेंगे अपने टीचिंग को कि वो किस तरह इफेक्टिव है कि नहीं है. पेशेंट से पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो अगर जवाब दे देता है तो दैट इज यू हैव इवालुएटेड योर टीचिंग एंड दैट वाज गुड इनफ फॉर द पेशेंट. डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट टीचिंग एंड लर्निंग. और पेशेंट के टीचिंग लर्निंग को के जो है ना वो डॉक्यूमेंट भी करें जो कुछ आपने टीच किया हुआ है. तो पहले असेसिंग द लर्निंग नीड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ स्टेटस एवरी टाइम ड्यूरिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल एंड इवन आफ्टर द फॉलो अप विजिट्स. के लर्निंग नीड्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ स्टेटस होता है एवरी टाइम. ये नहीं कि पहली दफ़ा वो आया था तो अभी भी वही उनके नीड्स रहेंगे, नहीं. दूसरी कंडीशन के साथ आएंगे, इसी कंडीशन के साथ एडवांस स्टेज में आएंगे तो उनके नीड कुछ और होंगे. एंड इवन आफ्टर द फॉलो अप विजिट्स. और फॉलो अप विजिट के लिए तो फिर भी चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन एडमिशन द पेशेंट टीचिंग वुड इंक्लूड just the awareness of the disease. Before starting of the treatment, patient would want to know, treatment से पहले वो क्या जानने की कोशिश करेगा. Before the surgery or during a special treatment or investigation, patient understand it. और फिर उनके जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाते हैं. Developing learning objectives. What would you want to achieve at the end of the teaching should reflect in the learning objectives of the patient. Developing learning objectives. ऑब्जेक्टिव्स आपने कैसे डेवलप करने हैं, जिसको आपने मरीज को पढ़ाना है. व्हाट यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द टीचिंग शुड रिफ्लेक्ट इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेशेंट. कि आपके ऑब्जेक्टिव्स इसी तरह हो जो रिफ्लेक्ट कर सके आपके टीचिंग को, जो आपने इन द एंड जो है ना वो अचीव किए हैं. ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल एंड असेसेबल. और जो ऑब्जेक्टिव्स आप बनाए वो अचीवेबल भी हो, मतलब रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव. ऐसा ना हो कि एम्बिग्विटी हो, वेग ऑब्जेक्टिव एट द एंड आपको कुछ हासिल भी ना हो सके. मेंशन क्लियरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट इन रिलेशन टू हिज एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा.
mention clearly what is expected from the patient relation to the attitude, lifestyle and understanding etc. और ये भी क्लियर कर दें कि मरीज से जो आप तवक्को रखते हैं कहाँ तक रखते हैं, लेवल आप एक्सपेक्टेशन आपका क्या है, उसके एटीट्यूड, लाइफस्टाइल और अंडरस्टैंडिंग कि इतना वो लर्न कर सकेगा, ये एटीट्यूड उसका चेंज होगा, लाइफस्टाइल उसका चेंज होगा, किस हद तक. Planning and implementing patient teaching. Always be ready for patient teaching. Patient can be more fruitful if it is well planned and organized. और पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा फ्रूटफुल इसलिए कि अगर आपकी टीचिंग वेल प्लान्ड हो और ऑर्गेनाइज हो. हैज़ार्ड वे में टीचिंग करेंगे तो पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं, ना वो सेटिस्फाई होगा. प्लानिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट. उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्लान करनी है. Environment, time of the patient health status can be taken into consideration. ऐसा ना हो कि सेमी अनकॉन्शियस पेशेंट उसको आप टीच करना शुरू करते हो क्या सीखेगा, तो उसके कंडीशन को भी मद्देनजर रखें. Good to take an appointment with the patient and fix the time of the patient and also tell the approximate time you are going to require. मरीज से पहले पूछेंगे, टाइम का बताएंगे, शाम के वक्त, दिन के वक्त, रात के वक्त, किस वक्त आपने टीचिंग देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसके लिए मेंटली जो है ना वो रेडी रहें. यूज़ ऑफ चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स कैन बी यूजफुल. मुख्तलिफ किस्म के चार्ट या स्ट्रेटजीज में आप यूज़ करें, वो जब दिखता है, दिखाई देता है तो उनको अच्छी तरह समझ में आ जाता है. इंट्रोड्यूस द टॉपिक आंसर, डोंट फॉरगेट टू टेल द पेशेंट एंड द फैमिली that may stop you any time during the patient teaching to clear their doubt. और जब आप टीच कर रहे हैं तो फैमिली मेंबर हाथ उठा देते हैं कि सब्र करें, हमारे ये क्वेश्चन है उनको पहले आंसर करें. ठीक है जी. तो इस पे आपने बुरा नहीं मानना, बल्कि आपने उनको अप्रिशिएट करना है कि आप भले आप पूछे आपके क्या क्वेरीज हैं, उनको क्लेरिफाई कर दें. Before ending, the patient confirmed that patient understood the topic and also whether the objectives of the patient are achieved. ये भी कंफर्म कर लें कि पेशेंट को समझ में टॉपिक आ गया है कि नहीं आया और वो ऑब्जेक्टिव जो आपने शुरू में बनाए थे वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए. फिर इवैल्यूएशन का प्रोसेस है. तो इवैल्यूएशन में चेक आउट द पेशेंट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे एंड में आप मेजर कर दें आपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए कि नहीं. इवैल्यूएट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स. मेट अनमेट नीड्स more and needs more time to change the attitude of the patient. जो met और unmet है objectives, needs, उसको फिर आपने इवैल्यूएट करना है कि कौन सी कमी रह गई है, कौन से ऑब्जेक्टिव कवर हुए हैं और कौन से रह गए तो आपने दोबारा रीप्लान करना है, क्या करना है. टेक फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट, फैमिली मेंबर्स एंड द पेशेंट if at all they were attending the patient. अगर एक वक्त में कई मरीज हैं, कोई ऐसा कॉमन सेशन है जिसमें सबको एक साथ पढ़ाना है, तो फिर आप उनसे तमाम से जो है ना वो फीडबैक ले लें कि आपको सेशन कैसे लगा, उनको क्वेश्चन करें, वो आपको फीडबैक देंगे. अगर उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल इस हद तक है कि उनको समझ में आ गया हो तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट, वट एवर यू हैव डन यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट. डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि एक एविडेंस आपके पास रहता है कि हाँ मैंने इस पर टीचिंग दी है, ठीक है ना. और अगर मरीज से कोई पूछे कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप टीच करें, मरीज से कोई पूछे कि आपको टीचिंग देगा और वो इनकार करें, तो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हम उनको दिखा सकते हैं कि नहीं मैंने टीचिंग दी है. सो डॉक्यूमेंट द पेशेंट टीचिंग अलॉन्ग विद द टॉपिक, टाइम, पेशेंट रिस्पॉन्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट हु अटेंडेड द पेशेंट to avoid the repetition of the information for the patient and prevent healthcare professional from repeated works. अगर कोई दूसरा है वही टॉपिक पे वो शुरू हो जाए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, उनका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी कंडीशन पे वो टीचिंग दे दे दूसरे टॉपिक पे. अच्छा जी. इट इज सेफ फॉर द नर्स बिकॉज क्लाइंट में एडमिट समटाइम दैट ही वाज अनअवेयर about the facts that created harmful situation for him or others. Oxygenation or safety precautions. आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ हैं. तो the client may admit sometime that he was unaware about the facts that created harmful situation for him or others. Oxygenation or safety precaution. वो कह भी सकता है कि मतलब वो totally unaware था about these things. हाँ, तो ये मतलब एक सेफ साइड पे
अपने आप को रखना है कि इट इज सेफर फॉर द नर्स एजुकेटर बिकॉज क्लाइंट, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, may admit sometime that he was unaware about the facts that created harmful situation for him or other, oxygenation or safety precaution. हाँ, तो ये डॉक्यूमेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा जी, role is a professional for you in patient teaching. When focusing in on my patient learning needs, before I begin the teaching process, I must ask a number of questions and perform specific assessment. This is important to determine her readiness and ability to learn. The very अच्छा जी, when focusing on patient learning needs, जब भी आप इस पे फोकस करते हैं कि मरीज के लर्निंग नीड्स क्या हैं, बिफोर आई बिगिन द टीचिंग प्रोसेस, मुझे यानी टीचिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो ज़रूरी समझेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन करनी है और कुछ स्पेसिफिक असेसमेंट भी आपने करनी है. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन हर रेडीनेस एंड एबिलिटी टू लर्न. और ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो रेडी है कि नहीं है, और उसमें ये एबिलिटी है कि वो लर्न कर सकें. The very first thing that I must ask if she is willing or able to accept the reality of her illness, which my patient states she is. वो इस हकीकत को, मतलब किसी को कैंसर, वो कहता है मुझे कैंसर है ही नहीं, वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस पर टीचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. he or she will not act upon whatever you have taught to them. So the next step I would need to do is introduce a teaching plan. In order to provide an effective teaching plan, you must consider the development and physical factors of your patient. For my patient, I assessed her to make sure she was able to read and write. This will make the learning process much easier, allowing her to understand and apply the things she is learning. तो ये जो असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ क्वेश्चंस, कुछ असेसमेंट से मुताल्लिक ये आप करें ताकि आपके लिए टीचिंग सेशन जो है ना वो आसान हो जाए. अच्छा जी, another consideration I need to take in her age, since my patient is an elder, the best teaching approach would be in short question and making sure she is involved in discussion. According to LeCroy, to increase frustration in the learning process, information should be given in an easy to understand way format, since the learner attention can wane after only 10 minutes. बहुत बूढ़े ज़्यादा लोग हैं, उनको तवील सेंटेंसेस आप पढ़ाएंगे वो कहाँ तक याद कर सकेंगे, वो भूल जाएंगे. तो छोटे छोटे सेंटेंसेस उनको बताना है ताकि उनको जो है ना वो याद रहे. Next, you have to consider their physical capability. This is an obstacle for my patient because she is morbidly obese and is limited in movement. So in order for her to learn, I think it would be more beneficial to use a cognitive or visual method rather than a psychomotor method. अगर कोई मरीज बहुत ज़्यादा भारी है, वो उठ नहीं सकता, और आप उनसे कहें कि स्किल परफॉर्म करें, तो वो तो कभी भी नहीं कर सकेगा. ये मतलब ये है अप्रोप्रिएट टीचिंग, ये नहीं है. अप्रोप्रिएट टीचिंग ये है कि आप उनकी कंडीशन को देखते हुए टीचिंग दे दें. तो उसके लिए विजुअल तरीका जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है कि वो देख के सुन ले और फिर उसको इंटरनलाइज कर ले. Finally, after all these components are evaluated and you have taught your patient the material needed, you must evaluate what they have learned. ठीक है जी. आखिर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हाँ, ये इवालुएट किए जाते हैं. एंड यू हैव taught your patient the material needed, you must evaluate what they have learned. और जो कुछ उन्होंने लर्न किया आप इवालुएट करें by question answer. Stated by Hohler, to assess whatever a patient has learned and determine whether he needs more teaching, ask open-ended question or have him explain what he has learned. Then you can evaluate what the patient absorbed and what needs more work. अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन से उन्होंने कुछ सीखा या उनको और ज़्यादा टीचिंग की ज़रूरत है, तो उनको लेट देम वर्बलाइज. आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुद ही वर्बलाइज करेंगे कि हमारी ये भी नीड है, इस पे भी हमें टीचिंग चाहिए. Integrating teaching in the process.
असेसिंग है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है। ठीक है जी। तो इसमें आप इसको मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। असेसमेंट जब आप करते हैं एनसीपी में तो ये सारा डेटा गैदर करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइन सिम्टम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स आप डाल देते हैं, कौन कौन से इंटरवेंशन कितनी देर के लिए, इम्प्लीमेंटेशन तमाम जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो आपके एक्शंस हैं, आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, करके दिखाते हैं, और फिर इवालुएट करते हैं अपने उस उन एक्शंस को, हाँ, जो आपने किए हैं कि वेदर दे वर फ्रूटफुल और नॉट। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछें।